शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है। अब क्या कहें। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज आपके सामने विशेष बिंदास बोल इसलिए लेकर आए हैं कि एक बार फिर एक ऐसा मुद्दा जो सुदर्शन ने लगातार उठाया, आज वो वास्तव में आया है। साध्वी प्रज्ञा जो निर्दोष है, ऐसा हमारा दावा अगर है तो हम उसको स्क्रीन से एक मीडिया पर्सन होने के नाते क्यों नहीं बोल सकते। ये बात पिछले 8 सालों से मैं कहता रहा और अब ये बात सामने आई कि गलत तरीके से साध्वी जी को जेल में रखा गया। खुद न्यायालय ने कहा ये कोई राजनीतिक रिहाई नहीं है, लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद रिहाई हुई है, भले बेल पे हुई है। मैं दावा करता हूं आज के बिंदास बोल में कि जल्दी ही पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद निर्दोष भी साध्वी निकलकर बाहर आई। लेकिन ये पूरे 8 साल, इतना लंबा पीरियड, इतना लंबा समय जो यातनाएं झेली गई, उसका हिसाब कौन देगा। जो इनके बाहर रहते हिंदू धर्म का काम हो सकता था, राष्ट्र का कल्याण हो सकता था, उसका नुकसान कौन देगा। और इस पूरे न्यायालयीन प्रक्रिया का केवल भगवा आतंकवाद को प्रस्तावित करने के लिए जो षड्यंत्र किया गया, उनका भी हिसाब और कार्रवाई कौन करेगा। इसलिए आज, अब तक हम कहते थे साध्वी प्रज्ञा जी को रिहा करो, अब हम कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा के ऊपर षड्यंत्र करने वालों के ऊपर कार्रवाई करो। अगले 2 घंटे तक मैं बिंदास में पहली बार 7 बजे से 9 बजे तक आपके सामने रहूंगा। चाहूंगा कि आप भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दें, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फोन करके, वीडियो स्काइप करके और सोशल मीडिया की आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। फेसबुक पर लाइव पर जुड़े तमाम दर्शकों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहले मुद्दा, भगवा को आतंक बता रहे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। जी हां, बेकसूर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एटीएस की जांच को भी दोषपूर्ण मानते हुए ये जमानत दी है। सुदर्शन न्यूज लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है। जस्टिस रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फांसलाकर जोशी ने जमानत का आदेश दिया है। एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि साध्वी की जमानत पर एनआईए को कोई आपत्ति नहीं है। एनआईए ने यह भी कहा है कि मामले में मुख्य मकोका लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि साध्वी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा को सशर्त जमानत दी गई है। साध्वी को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। सुदर्शन न्यूज ने लगातार पिछले कई सालों से साध्वी प्रज्ञा के लिए मुहिम चलाई। सुदर्शन न्यूज ने अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में साध्वी के लिए आवाज उठाई और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को दिखाया। सुदर्शन न्यूज ने कड़ी दर कड़ी ये भी बताया था कि साध्वी प्रज्ञा पूरे तरीके से बेकसूर हैं। उन्हें साजिश के तहत भगवा को आतंक बताने वालों ने शिकार बनाया है और मालेगांव मामले पर बेवजह फंसा दिया। सुदर्शन न्यूज ने यह भी बताया था कि साध्वी का मालेगांव से जुड़े किसी भी हमले और आदमी से कोई संबंध नहीं है। और अब 8 साल बाद सुदर्शन की मुहिम रंग लाई। लेकिन अब सुदर्शन न्यूज एक बार फिर सवाल उठाता है कि आखिर साध्वी प्रज्ञा के गुनहगारों को सजा कब मिलेगी। जिन लोगों ने शातिर तरीके से पहले तो साजिश रची और मालेगांव जैसे भयानक ब्लास्ट को साल 2008 में अंजाम दिया और बेकसूर साध्वी प्रज्ञा जैसी संत इस ब्लास्ट में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया, आखिर इतना बड़ा षड्यंत्र साध्वी जैसे संत के लिए क्यों रचा गया? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने सोची समझी साजिश के तहत साध्वी प्रज्ञा को फंसाया? सुदर्शन न्यूज ये सवाल इसलिए भी उठाना चाहता है कि बेकसूर होते हुए भी साध्वी ने उस कसूर की सजा काटी जो उन्होंने किया ही नहीं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जेल में 8 साल साध्वी प्रज्ञा ने बेवजह काटे हैं। ऐसे में सुदर्शन न्यूज चाहता है कि उन कसूरवारों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए
किसी भी कीमत पर सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आज के घटनाक्रम पर भी नजर डालते हैं, क्या कहा वकीलों ने, इसको भी देखते हैं। साध्वी प्रज्ञा के अगेंस्ट में कोर्ट ने पाया है कि एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई उसके हिसाब से साध्वी के अगेंस्ट में केस नहीं लगता, इसलिए साध्वी को रिलीज करने का ऑर्डर किया। 5 लाख रुपए की श्योरिटी का ऑर्डर किया और जब तक कि 5 लाख रुपए सॉल्वेंसी फर्निश करने में टाइम लगेगा तब तक के कोर्ट ने बोला कि 5 लाख रुपए कैश भर के वो रिलीज कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनडायरेक्टली कहा है देयर इज नो मटेरियल अगेंस्ट हर एंड देयरफॉर बेल हैज बीन ग्रांटेड and we have not received the order copy, so we are not unable to tell about the reasoning. But when the court said she should be released on 5 lakhs rupee with solvency surety and she will not tamper with the prosecution witnesses, she will attend NIA office as and when called for and she will deposit her passport. Then I requested the court that for giving surety of 5 lakhs will take about months together and therefore we may be allowed to deposit 5 lakh cash in lieu of the surety and within a month we will furnish the surety and court has also granted that request and therefore we will deposit cash and she will be released within few days. कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अब हम कॉलर को भी अपनी बात कहने का मौका देंगे। हम जानते हैं कि इस पूरे अभियान में 8 सालों तक तमाम ऐसे लोगों ने भी अपने बात को कहा जिनके बात कहने पर उंगलियां उठ रही थी, सवाल उठ रहे थे, लेकिन लोग सत्य के लिए बोल रहे थे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, ये बताइए जिस षड्यंत्र का तरफ हमारे साधु संतों को परेशान किया जा रहा है, तो ये बताइए इसी का शिकार आसाराम बापू भी हुए हैं, उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? उनके तो भक्त थे, जो घर के अंदर के भेदी है वही अंदर रखने के लिए जिम्मेवार है। उनको तो षड्यंत्र तक फंसाया गया, ये तो मैंने कहा है, लेकिन घर के भेदियों को भी जरा ठीक कराइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कह रहे हैं? राजकुमार बालियान, दिल्ली से। हाँ सर, ये कर रहे हैं जिन्होंने भी किया है काम, ऐसे हमारे देश में ही हो सकता है कि जो आतंकवादियों को बचाते हैं और खुद सत्ता में रहते हैं, उनको सबसे पहले उनको सजा होनी चाहिए और उनको वो हाल होना चाहिए कि जो इससे आगे कोई भी हमारे सत्ता में बैठे पूरे देश में को ऐसा हिम्मत ना कर सके कि किसी बेगुनाह साध्वी को, त्यागी को ऐसी सजा दे सके कि भाई जो है बिना मतलब में जो है उसके 8 साल उसकी जिंदगी बर्बाद करने का साथ कर। बिल्कुल। और साध्वी क्या, वैसे तो किसी को भी निर्दोष को कोई सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक साध्वी को केवल इसलिए फंसाया गया क्योंकि इनके शरीर पर जो कपड़ों का रंग था, इस भगवे कपड़े को, इस सैफरॉन को टेररिज्म के साथ, आतंकवाद के साथ जोड़ना था। यूपीए सरकार चाह रही थी, दिग्विजय सिंह जैसे तथा कथित सेकुलर चाह रहे थे, सुडो सेकुलर चाह रहे थे कि जहां भी मुसलमान पकड़ा जाता है तो आतंकवादी होता है, ऐसा कहने वालों के लिए कोई तो उदाहरण होना चाहिए, और इसलिए कुछ लोगों को पकड़ो, जबरदस्ती फंसाओ। उस समय के गृह मंत्री के बयान के बाद कार्रवाइयों को होना एक साफ संकेत था कि यह पूरा की पूरा षड्यंत्र है। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। हाँ जी सर। बोलिए। हेलो सर, जय सलाम सर। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, एच के पटेल, हरी कृष्ण पटेल बोल, जो आपने ये चीज दिखाई और आपने अच्छी हमारे यहाँ जो तस्वीर को बाहर निकाला, उसी तरीके से आप कोशिश करिए कि हमारे। धन्यवाद, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। सर, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, उत्तर प्रदेश में जो गुंडागिरी हो रहा है, भगवा गुंडागिरी, हिंदू गुंडागिरी बोलता है, कश्मीर में जो मुस्लिम पत्थरबाजी कर रहा है वो मुस्लिम पत्थरबाजी क्यों नहीं बोलता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, और इस देश को, उस मीडिया को जवाब देना पड़ेगा जो आप जिसके तरफ इंगित कर रहे हैं। आखिर जब साध्वी जी को पकड़ा गया तो भगवा आतंकवाद की बात आई, लेकिन अभी भी हिंदुस्तान में और दुनिया में फैले आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहने की हिम्मत हिंदुस्तान के तथाकथित सेकुलर मीडिया के पास क्यों नहीं है? यह सवाल तो जरूर बनता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी नमस्कार, जय श्री सीताराम। बोलिए। जी, जो भी भगवा को आतंकवाद कर रहे हैं उनके मुंह पे बहुत करारा समाचार है जी। आप इतने दिनों से जो आवाज उठा रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम कोई तो है जो राष्ट्र और हिंदू धर्म के लिए आवाज उठा रहा है।
बिल्कुल, धन्यवाद। यह हमारा कर्तव्य है। हमने सुदर्शन शुरू ही राष्ट्र सर्वप्रथम के लिए किया यहाँ, इसलिए जहां पर भी अन्याय होगा, जहां पर भी झूठ का षड्यंत्र होगा, हम वहां पर जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे और किसी भी कीमत पर उसको तब तक कहते रहेंगे जब तक कि न्याय न हो। हमको पता नहीं था जब हमने साध्वी जी के लिए आवाज उठाई तो कितने साल लग जाएंगे। ये तो करीब करीब 1 दशक का समय है। इतना लंबा लड़ाई लड़ना ये कुछ लोगों के लिए मूर्खता थी, लेकिन हमने कहा कि सत्य सत्य होता है, वो 7 समुंदर के नीचे भी क्यों ना दबाया जाए, एक दिन ऊपर आएगा। और इसलिए सत्य के उगते सूरज को कोई जो नकार नहीं सकता, उस उगते सूरज को रोक नहीं सकता। सत्य एक दिन बाहर आएगा, भले ही अंधेरी रात कितने भी लंबी क्यों ना हो। और हमने ये सत्य के सूरज के उगने के लिए पहले से जो भूमिका बनाई, ये एक सेवा के तौर पर है। केवल साध्वी जी के लिए नहीं था, साध्वी जी तो प्रतीक के तौर पर फंसाई गई और हमने भी एक प्रतीक के तौर पर उनकी मदद की, उनके लिए आवाज लगाई। हमने ये आवाज उस न्याय के लिए लगाई जहां पर अन्याय हो रहा था। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, मनोज बोल रहा हूँ हरिद्वार से सर, हाँ। उत्तराखंड। जी सर, आपने जो प्रयास किया, आपके प्रयास से जो प्रज्ञा जी को जमानत मिली है, मतलब निर्दोष साबित हुई है, तो सर मैं ये कह रहा था कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये मुद्दा उठाया। तो एक और था कि जिन्होंने ये साजिश किया है, षड्यंत्र किया है पूरा, तो आप ये भी आप बात आगे उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज के बिंदास का यही मुद्दा है भाई साहब कि हम कह रहे हैं कि अब तो जो होना था हो गया, लेकिन जिन्होंने किया उनको सजा होनी चाहिए। साध्वी जी के साथ क्या क्या किया गया हमने तमाम वीडियो में आपके सामने पहले भी दिखाया, आज भी दिखाएंगे। 2 घंटे के बिंदास बोल में आपके सामने वो चीजें दिखाएंगे जो आपको ना इंटरनेट पर पता चलेगी, ना आपको हिंदुस्तान का कोई टीवी चैनल दिखा सकता। इसलिए आज बिंदास बोल का दिन ना होते हुए भी मैं आपके सामने खड़ा हूं, विशेष बिंदास बोल लेके, जो आपको दिखाएगा वो बातें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। वैसे आज उनकी माताजी की बाइट कुछ मीडिया ने दिखाई है, हम उसको विस्तार से आपके सामने दिखाते हैं। देखिए क्या कहना है, अब तो कुछ कहना बाकी ही नहीं रह गया। अब उनकी खुशी थी जब थी, अब तो उनको जो मिल गई है वो अच्छा है। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है। अब क्या कहें, उनके कष्ट की मैं व्याख्या नहीं कर सकती। आखिर में न्याय तो मिला, क्या कहेंगे आप? न्याय मिला, निर्दोष थी, कोई दोष नहीं था, और इतने दिन के बाद न्याय मिला, ये भी अच्छा ही है। नहीं मिलता तो जेल में ही सड़ के मर जाती, और क्या होता। कष्ट में तो कोई कमी नहीं रही। न्याय मिला, अब मिला तो अच्छा है। ये आप प्रतिक्रिया समझ सकते हो उस माँ की, जिस माँ ने एक बेटी पैदा तो की थी सामान्य दुनिया की तरह, लेकिन उस बेटी में खुशी, एक ऐसी चीज थी, एक विशेषता थी। वो विशेषता ये थी कि उसने व्यक्तिगत जीवन जीने के बजाय अपना जीवन राष्ट्र धर्म के लिए देने का तय किया। इतनी सुंदर दिखने वाली साध्वी जी किसी अच्छे अमीर बिजनेसमैन से शादी कर सकती थी। कलेक्टर ने भी उनको ऑफर दी थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं आम व्यक्ति की तरह जीवन जीने के लिए नहीं बनी हूं, मेरा ये जीवन, मेरे संस्कार और देश की जरूरत ये कहती है कि इस राष्ट्र धर्म के लिए जाएगा। उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास के बाद भी वो बाकी लोगों की तरह आश्रम बनाकर पैसे इकट्ठा करके एक अपना बड़ा रुतबा और एक आश्रम संगठन बना सकती थी, लेकिन उन्होंने आम हिंदुस्तानी के लिए अपना काम किया, परिश्रम किया, और उनकी यही बात सरकार के आंखों में चुभ रही थी। यही बात उनको निशाने पर लेने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनके शरीर पर भगवा वस्त्र था। इस माँ ने बेटी को तो तैसे राष्ट्र के लिए तभी दे दिया था जब उसने संन्यास लिया, लेकिन तब खुशी खुशी दिया था। लेकिन जब षड्यंत्र हुआ तो कितने दुख के साथ अपने भावनाओं को माताजी यहाँ पर व्यक्त कर रही है, हम देख रहे हैं। ये दुख केवल एक माँ का नहीं है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा जी इनकी तकनीकी आधार पर माँ तो है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी भारत माता की बेटी है,
और इसलिए भारत माता के बेटी के साथ हुआ ये षड्यंत्र या अन्याय, ये इसका घोर अपराध, इसकी सजा जरूर उन षड्यंत्रकारियों को मिलनी चाहिए। और मैं इस सरकार को प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में, न्यायपालिका को प्रार्थना करता हूं इस दिशा में जरूर कदम उठाए, क्योंकि नहीं तो लोगों के सामने एक ऐसा उदाहरण जाएगा कि जब चाहे जिसको चाहे अंदर रखो और सालों साल सड़ाते रहो। कॉलर के पास चलते हैं, हमारे साथ भगवान जी भी जुड़े हुए हैं। जीजाजी है भगवान जी, साध्वी जी के लंबी लड़ाई लड़ी है भगवान जी ने। भगवान जी, बिंदास में स्वागत है और आपका अभिनंदन है। भगवान जी, शायद भगवान जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम थोड़ी देर बाद दोबारा भगवान जी से संपर्क करेंगे, लेकिन तब तक कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं बेंगलोर से बेकम चंद बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे ख्याल में दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हम अपने धार्मिक गुरुओं को भी आतंक की श्रेणी में ले आते हैं। आज अगर दूसरे देशों में देखते हैं, वहाँ के गुरुओं को किस तरह का एक तरह से उपमा दी जाती है, उदाहरण दिया जाता है। आज एक साध्वी को इस तरह से 8 साल तक उनके जीवन के अनमोल क्षण पूरे बर्बाद कर दिए। सरकार को इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। सरकार किस रूप में ये चुकाएगी? आज हम देखते हैं तो बड़ा शर्म होता है, हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों को धार्मिकता के ऊपर, सांप्रदायिकता के नाम पर उनका बहुमान करना, ये मेरे ख्याल में भारत के लिए बड़ा एक धन्यवाद। क्या कोई क्रिश्चियन धर्मगुरु के बारे में ऐसी कल्पना भी कर सकता है पश्चिम में? पश्चिम में तो छोड़ी, हिंदुस्तान में भी बोल नहीं सकता। कई नंगा नाच देखकर भी चुप रहना पड़ता है। लेकिन हिंदू के खिलाफ बोलने के लिए किसी सबूतों की जरूरत नहीं। बोलना तो छोड़िए, उनको जेल में डालने के लिए भी सबूतों की जरूरत नहीं। और आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया, मकोका जैसा कठोर कानून जो तमाम मानवीय अधिकारों को छीन लेता है, उसको लगाने के लिए भी किसी तथ्य की जरूरत नहीं। ये आज फिर साबित हो गया है। लेकिन 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद अब साध्वी जी जल्दी ही बाहर आएगी। इस संघर्ष में बहुत बड़ा संघर्ष का योगदान करने वाले भगवान जी, जो उनके जीजा जी हमारे साथ है। भगवान जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? भगवान जी इस वक्त बाय ट्रेन मुंबई से भोपाल की तरफ जा रहे हैं। मुंबई में आज कोर्ट में गए थे। शायद ट्रेन की तरफ नेटवर्क की कमी के कारण हम उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे। हम थोड़ी देर में जरूर प्रयास करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो। हाँ सुरेश भाई, राम राम। बोलिए। सुरेश भाई, मैं ये कहना चाह रहा कि जो देश में नेहरूवाद और गांधीवादी जो गुंडे हैं, सबसे खतरनाक हैं। ये जो है देश की संसद में भी है, मीडिया में भी है, ये राजनीति में है, तो जो है ऐसे ऐसे कांड करें। ये इतने गद्दार के बच्चे हैं, इन्हें तो जो है देश की जनता को जो है, मैं ये कहना चाह रहा कि घर में गिंडासे बना ले, जहाँ भी नेहरूवादी और गांधीवादी गुंडे दिखे इनकी कटाई करें ढूंढ के। जब देश पाकिस्तान के साथ लड़ा है तो ये भारत वालों के साथ लड़ा है, जब देश चीन के साथ लड़ा है तो ये देश के देशभक्तों के साथ लड़ा है। ये बताए इन्होंने, ये महिला नहीं छोड़ी बेचारी, इतनी सीधी सादी बहन हमारी। देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं जैसे उनको 2-2 लोगों को पकड़कर लेके जाने की नौबत आई है। साध्वी जी स्पोर्ट्समैन थी, खिलाड़ी थी, फिजिकली जबरदस्त फिट रहती थी। उनका व्यक्तित्व एक तेज तरार युवती वाला था। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पटक पटक पर मारा, क्या यातनाएं दी, कितना दुख दिया, कितना 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके भी कई वीडियो हम आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन उनकी बहन आज के इस मौके पर क्या कहती है, ये सुनते हैं। मेरे ही घर से जो एटीएस के ऑफिसर थे वो मेरे ही घर आए थे, इसी घर में आए थे। उस समय मेरे माँ पिताजी थे और उनको फ़ोन करके बुलाया था और वो आ गई थी, दूसरे दिन आ गई थी और उन्हें एटीएस वाले किडनैप जैसा करके ले गए थे, बिना किसी लेडी पुलिस के साथ रातों रात उठा के ले गए थे। पर और मैंने वो सारा टाइम देखा, जब तक शुरू के 4 साल तक मैं भी मुंबई, दिल्ली ये सब भागदौड़ करती थी। मैं और मेरे पति जो भगवान जी हैं, हम सभी भागदौड़ करते थे और हमने बहुत बुरा समय देखा है। हम मुंबई जाते थे, लोकल में जाते थे, वहाँ जाके हमारे पास
हमें वापस आना होता था क्योंकि हमारे पास रुकने के लिए पैसे नहीं होते थे और खाने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता था। सस्ते से सस्ता जहाँ खाना मिलता था हम वो खाना खाते थे और उसके बाद वापस लौट के आते थे और फिर सुबह जल्दी फिर जाते थे मुंबई। तो बहुत बुरा समय देखा है और फिर ये सब तो चलता है, ठीक है, हम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन दीदी की जो स्थिति देखी थी एटीएस कस्टडी में, और वो स्थिति बहुत ख़राब थी, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था। वो अपने इतनी स्वस्थ, इतनी स्मार्ट बॉडी थी उनकी और कोई तकलीफ़ नहीं थी उन्हें। बहुत ही मतलब अपने एक तरीके से कहिए कि सुंदरता के हिसाब से उन्हें और स्वास्थ्य हिसाब से सभी एकदम अच्छा बोलते थे उनको, और उस समय उनको कोई पहचान नहीं सकता था। एटीएस कस्टडी के 15 दिन में उनका 9 किलो वजन कम हो गया था, उन्हें पहचान नहीं सकते थे, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और तब से लेके अभी तक, बेल मिलने तक, आज तक पूरे टाइम उनकी जो स्वास्थ्य एटीएस के जो टॉर्चरिंग रही उसके कारण जो उनकी हालत ख़राब हुई है, इस स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई, उठ बैठ नहीं पाती थी, फिर जैसे तैसे चलना, वॉकर पकड़ के अभी थोड़ा थोड़ा चलती हैं। तो ये सब जो देखा है, ये पूरा समय हमने देखा है, उनके पास गए हैं, हमारा ऑर्डर था, हम ब्लड रिलेशन है तो कोर्ट से हमने ऑर्डर ले रखा था, तो उनसे मिलने जाते थे समय समय पे जेल में। तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और आज उनको बेल मिली है, तो ये एक तरह से तो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। तो हम जीते हैं, हमारी जीत हुई है, क्योंकि वो निर्दोष थी पूरी तरह। एनआईए ने भी उन्हें क्लीन चिट दी और फिर अंततः माननीय न्यायालय ने भी उन्हें निर्दोष करार दिया है। आज उनकी बेल हो गई है, आगे निर्दोष भी मुक्त होंगी वो, और बहुत खुशी हो रही है। लेकिन देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है। क्योंकि जो साध्वी प्रज्ञा एटीएस लेके गई थी, वो साध्वी प्रज्ञा हमें वापस चाहिए। आज वो अपने मोरल तरीके से और अपने क्या बोलते हैं, विल पावर से तो कहीं ज़्यादा मजबूत हैं पहले से, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति जो हो गई है ना, क्या वो हमें कोई वापस कर सकता है? क्या उनका स्वास्थ्य वापस कर सकता है? आज दुनिया की जितनी बीमारियां होती हैं, कैंसर से लेके और भी बड़ी बड़ी माइग्रेन या और भी जो भी प्रॉब्लम हो सकती है इस दुनिया में, वो सारी बीमारी उनको हैं। बस हमें उनसे मुक्त, हमें पहले वाली साध्वी प्रज्ञा कोई दे दे। ये हमारी सरकार से ये कहना है कि आप किसी के साथ ऐसा मत करो। माननीय न्यायालय से भी मेरी प्रार्थना है विनम्र कि आप किसी भी मामले में इतनी देर मत करो कि वो न्याय अन्याय में बदल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही मांग है कि जैसी साध्वी प्रज्ञा लेकर गए थे वैसी ही साध्वी प्रज्ञा वापस लाकर दो, नहीं तो इस व्यवस्था को बदलो, उन दोषियों पर कार्रवाई करो, और ऐसे षंड जिन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको तुरंत पकड़ो। ये मांग वाजिब है। हमारे साथ एक और साध्वी जी की बहन जुड़ गई है। आप कैसा देखती है आज के इस घटना को, उपमा जी? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चैनल को, जिन्होंने लगातार साध्वी जी की मुहिम को जनता के बीच में रखते रहे हैं समय समय पर। तो मैं और मेरा पूरा परिवार हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चित रूप से आज बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी को भी हम बहुत ज्यादा खुश होकर नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय ले लिया सरकार ने, न्याय प्रक्रिया ने, कि उनका शरीर पूरी तरह से खराब हो गया है। अब बहुत लंबा समय लगने वाला है उनको ठीक होने में। एक सरकारी ढांचे में जब कोई व्यक्ति जाता है और जिस तरह से, जिस प्रोसेस से उसको गुजारते हैं, और इनके साथ तो विशेष रूप से एटीएस ने जिस तरह का दुष्कृत्य किया, इसको हम दुष्कृत्य ही कहेंगे, कि एक अच्छे वाले व्यक्ति को इतना मारा पीटा, इतना टॉर्चर किया कि वो अपने पैरों पे खड़ी होने लायक भी नहीं बची। तो ये सारी चीजें जो उनके साथ हुई, और जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना उनको दी, जिस तरह समाज में उनके स्वरूप को बिगाड़ा गया, उनका दुष्प्रचार किया गया, एक संत की गरिमा को, एक हिंदू धर्म के प्रचारक की गरिमा को जिस तरह से उन्होंने भंग किया सरकार ने और अपनी एजेंसियों के द्वारा जो करवाया, इस सब का हिसाब कोई अगर दे सकता है तो दे। इन सारी प्रताड़नाओं का हिसाब, उनकी शारीरिक अक्षम जो उनको बनाया गया उसका हिसाब, और हमारे परिवार के लोगों ने जो भोगा, और
इसको कोई वापस लाके नहीं दे सकता, लेकिन उन दोषियों को, षड्यंत्रकारियों को सजा दे कि इसको कम जरूर कर सकता है, जिसकी मांग अब हिंदुस्तान में एक आंदोलन के रूप में उभरनी चाहिए। मेरा एक सवाल है उपमा जी, और जब इनको पकड़ा गया तो आपको अपने रिश्तेदार, समाज के कुछ लोग, इनके तरफ से क्या झेलना पड़ा, कैसी प्रतिक्रिया थी? देखिए क्या है कि जिस क्षेत्र में हम लोग रहते थे, हम लोग जिस क्षेत्र के हैं बेसिकली, उस क्षेत्र में मेरे पिताजी का, हम लोगों का इस तरह का हमारा वहाँ पर हमारी इमेज थी कि लोगों ने इस चीज को कहीं से कहीं तक भी स्वीकार ही नहीं किया कि साध्वी जी ऐसा कुछ कर सकती हैं। सबके दिमाग में एक चीज थी, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और सबका एक ही कहना था कि डॉक्टर साहब के संस्कार इतने बुरे नहीं हैं, डॉक्टर साहब की बेटियां अच्छा कर सकती हैं, राष्ट्र निर्माण कर सकती हैं, संस्कारवान काम कर सकती हैं, लेकिन कोई दुष्कृत्य नहीं कर सकती हैं। तो हमारे सभी रिश्तेदारों ने, समाज के लोगों ने बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से हम सबको सहयोग किया मानसिक रूप से, और ये बहुत अच्छी चीज रही और शायद उसी का परिणाम है कि मेरा पूरा परिवार इतने लंबे समय तक इस लड़ाई को लड़ पाया है। स्पेशली भगवान जी, जिन्होंने अपना बिल्कुल भगवान जी ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया, और हम भगवान जी को लगातार सुदर्शन पर दिखा रहे। हिंदुस्तान के मीडिया का या ओवरऑल ग्लोबल मीडिया का साध्वी जी के प्रति एक नकारात्मक रुख रहा। उस समय के कुछ न्यूज चैनल में अभी नाम नहीं लेना चाहती उनके, लेकिन समाज गवाह है, ये देश गवाह है उस चीज का, जिस तरह की नकारात्मकता उन्होंने फैलाई समाज में साध्वी जी को लेकर नाट्य रूपांतरण बना करके, और जिस तरह दिन रात 2 महीने तक इन्होंने सारे न्यूज चैनल ने सिर्फ साध्वी जी को दिखाया, लेकिन निगेटिविटी के साथ दिखाया, नकारात्मकता के साथ उनको प्रस्तुत किया। तो वो बच्चे जो उस समय 5 वर्ष के रहे होंगे, उनके दिमाग में तो वही छाप छूटी जो मीडिया ने दिखाया। बिल्कुल। आज उनको कितना लंबा समय लगेगा ये समझने में कि नहीं क्या है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोलिए। बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या कहें। हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या कहें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के बिंदास बोल में हम 2 घंटे आपके सामने स्पेशली इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 8 साल, 8.5 साल से हम जिन मुद्दों को आपके सामने उठा रहे थे, उस मुद्दे की न्याय की बात आई है, और इसलिए आपके सामने आज हम बिंदास बोल विशेष लेकर आए। हमारे साथ 2 विशेष अतिथि और जुड़ गए। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी है, रक्षा विशेषज्ञ है, पूर्व ब्रिगेडियर है। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी है, रक्षा विशेषज्ञ जी है। आपका भी स्वागत है बख्शी जी। थैंक यू। हमारे साथ साध्वी जी की बहन भी जुड़ी हुई है, और भी परिवार के सदस्य हम एक करके बचे हुए 1.5 घंटे में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके कुछ पुराने वीडियो भी दिखाएंगे, और सुदर्शन के खिलाफ भी चलाए हुए कुछ लोगों के कैंपेन का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले बीडी मिश्रा जी के पास। बीडी मिश्रा जी, कैसा देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को और आज के इस निर्णय को? चौनके साहब, हिंदुस्तान में जो आज हमको बहुत बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि जब हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस वक़्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, घर में अखबार आता था, तब जानता था मैं। मुझे जो सबसे बड़ा कष्ट होता है वो ये होता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो सबसे ज़्यादा नुकसान, अपमान, उनका तिरस्कार, उनका दबाव ये हुआ है, ये नेहरू फैमिली से हुआ है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो लोग 15 अगस्त 1947 से लेकर के और अभी तक पावर में रहे हैं। ये हिंदू टेररिज्म ये उन्हीं के दिमाग की उपज है, और हिंदू टेररिज्म ये एक ऐसा भूत है जिसको इन लोगों ने साबित किया निरीह
निरापराध लोगों को पकड़ के। और यह साध्वी उसमें से सबसे बड़ी ये कष्ट भोगता हैं, और ये आज जो छूटी हैं ये इसका कोई आंसर नहीं है। मैं दो बातें कहना चाहता हूं। कहना यह मैं चाहता हूं कि जब गोधरा कांड पर रेलवे मिनिस्टर वहां का उस वक्त लालू यादव और तमाम ऐसे लोग इंक्वायरी करा के ये कहते हैं कि उसमें जो मुसाफिर थे अपना स्टोव जला के आग लगा ली और सब मारे गए। उसके बाद नुसरत जहां पर इनके होम मिनिस्टर तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के जब ब्लेम करते हैं कि इसमें गुजरात गवर्नमेंट मोदी जी ये सब ब्लेम और करने ना केवल वाले, खुद करते हैं बल्कि तो एजेंसियों से भी आज करवाते हैं। इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही है? बिल्कुल, आज एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, इस पर फास्ट ट्रैक पर काम होना चाहिए और टाइम बाउंड इस पर डिसीजन होना चाहिए, और जितने लोग अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और इसका पूरा टाइम 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बख्शी जी, आप कैसा देखते हैं इसको? ये मैं ब्रिगेडियर मिश्रा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा जो जैसे इन्होंने शुरू किया कि हिंदुओं के प्रति जो धारणा है उसके जो मेन प्रॉब्लम है वो हिंदुओं में ही है। उनमें ही अपने ही लिए हीनता की भावना है, जिसको कहते हैं कि वो छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदू हैं। यहाँ तक कि अगर हिंदुत्व वर्ड यूज हो जाता है उन्हें डर लगने लगता है। वो एक कंपनी में कहीं भी बैठने में, महफिल में कहीं भी हो, ये इस बात को तिरस्कार समझते हैं और मारे डर के नहीं बोलते। बस क्रिश्चियन हो, इस्लामी हो या सिख हो, वो बड़े फक्र के साथ कहता है कि मैं ये हूँ, पर हमारे लोग बड़े एपोलोजेटिक हो जाते हैं। इसी का जो नतीजा है वो हिंदू खुद ही भुगत रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, हमारे लोगों ने हमें अपने ऊपर एक जिसको कहते हैं कि प्राउड होना नहीं सिखाया, और इसी लैक ऑफ प्राइड के कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और ये प्रज्ञा की बात आप जो कर रहे थे, एग्जैक्टली यही कारण है कि जब भी कभी ऐसी बात होती है, अभी कर्नल पुरोहित के साथ भी यही होगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली है कि हम हिंदुस्तान में हिंदुत्व वर्ड को, हिंदुस्तानियत को एक ऐसा वर्ड शब्द समझते हैं जैसे कि सारे लोग हमको गाली निकालेंगे अगर हम जोर से बोल दें। ये प्रॉब्लम है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं चौहान के साहब, आपके माध्यम से मैं जानता हूं कि सिर्फ आपका ही एक ऐसा टीवी चैनल है जो इस मुद्दे को उठाएगा। बाकी टीवी चैनल शायद इस मुद्दे को इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और तमाम ऐसी बातें कहेंगे जो टोटल साजिश होगी। लेकिन आप इस मुद्दे को उठाइए, इंक्वायरी बैठनी चाहिए, निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मुझे किसी और चैनल पर जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत मांगूंगा, लेकिन इस मुद्दे को आपने उठाना है, चाहे जितना आपका विरोध हो, चाहे जितने चैनल आपको बाइकआउट करें, आप इसको आगे उठाइए। बिल्कुल। बीडी मिश्रा जी, आप जानते हैं कि साध्वी जी का मुद्दा उठाने के कारण भी हमको क्या क्या झेलना पड़ा, लोगों ने हमारे प्रति क्या क्या बोला था। सही बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी जो एक भावना है राष्ट्रवाद की, वो आपका सबसे बड़ा करेज है, और वो आप डोमिनेट उसको कोई और ओवर डोमिनेट कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। ये आप जरूर उठाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जो हिंदू आतंकवाद की बात उठाई गई थी और उस वक्त के होम मिनिस्टर ने शुरू किया था, खुद महाराष्ट्रियन है, यह शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए उनको। और उन्होंने ये सब शुरू किया था महज वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और यह सबसे बड़ा नुकसान डेमोक्रेसी का इंडिया में हुआ इमरजेंसी के बाद। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ तमाम कॉलर भी जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं अखिलेश शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। हाँ। जय हिंद सुरेश जी, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई, बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपको इसके लिए, क्योंकि आपने जो ऐसा मतलब आपके प्रयासों के कारण ही शायद आप साध्वी प्रज्ञा जी बचे हुए समय के लिए जेल से बाहर आ रही हैं, नहीं तो हमें तो ये लग रहा था कि इनको जेल में ही चढ़ा दिया जाएगा। और तथाकथित चैनल, सुरेश जी मैं 1 मिनट और बोलना चाहूंगा, तथाकथित चैनल इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। हिंदुत्व की रक्षा के लिए आपने पिछले 5 से 6 साल में जो भी प्रयास किए हैं वो सराहनीय है। और एक अंग्रेजी कहावत है कि डिले इन जस्टिस इज जस्टिस डिनाई, ये अपने मिश्रा जी अच्छी तरह जानते हैं कि न्याय में देरी ही अन्याय है। बिल्कुल, और वो साध्वी जी के साथ हुआ है।
हम आपसे ये गुजारिश भी करेंगे इस साजिश में जो भी शामिल है अफसर जितने भी पुलिस के, उन सबको सजा के लिए आप मुहिम चलाएं, हम उसमें में आपके साथ हैं। और साथ ही आखिरी प्रार्थना एक आपसे है कि आप आसाराम बापू बिल्कुल धन्यवाद। हमारे साथ साध्वी जी की बहन जी भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ भगवान जी भी जल्दी जुड़ने वाले हैं। साध्वी जी की बहन के पास चलते हैं। आप लोगों की प्रतिक्रिया सुन रही है, लोगों की बातें सुन रही है, इसके बाद क्या भाव प्रकट करना चाहती है? मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे क्षेत्र के लोग, जिस क्षेत्र के हम हैं, ग्वालियर, भिंड, वहाँ के लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोगात्मक रवैया हमारे परिवार के प्रति रहा। किसी ने भी कभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं की कि जिससे हम लोगों को अपराध बोध महसूस होता या किसी भी प्रकार से ग्लानि महसूस होती। तो मैं भी अखिलेश जी को सुन रही थी और निश्चित रूप से अखिलेश जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और सारे लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने स्पेशली, बल्कि पूरे राष्ट्र के लोगों ने हिंदुत्व के प्रति अपनी आस्था रखी, हिंदुत्व को बदनाम करने वालों को। आज मैं आपको कुछ कांग्रेसियों की भी बाइट सुनाना चाहता हूँ, जरा सुनिए कि वो क्या कहते हैं। आज की ये बाइट जमानत दी है क्योंकि वो बहुत साल से अंदर हैं, और कितनी देर आप किसी को बाहर रख सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, जब तक कि इसका फैसला नहीं होता। तो इसलिए उनको ज़मानत दी गई, ये नॉर्मल पॉलिसी है अदालत की। और अगर कर्नल पुरोहित को नहीं दी तो उनका रोल अलग है, उनके खिलाफ इल्ज़ाम अलग हैं। RDX चोरी करने का इल्ज़ाम है, फिर अभिनव भारत के साथ कंस्पिरेसी करने का इल्ज़ाम है। वो इल्ज़ाम सही होते हैं कि नहीं होते, मगर इल्ज़ाम बहुत गंभीर हैं, इसलिए शायद अदालत ने भी ज़मानत नहीं दी। और ये तो साफ हो गया था कि 2014 के बाद जब स्पेशल प्रोसिक्यूटर NIA ने ये कह ही दिया था कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि इन प्रकरणों में ज़्यादा आप कोई पैरवी मत करिए, तो NIA के डायरेक्टर साहब को 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, तो अपना धर्म निभा रहे हैं और वो ये सारे केस खत्म कर रहे हैं। यही उनको कहा गया कि आपको एक्सटेंशन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये केस खत्म करिए। तो मेरा तो सीधा आरोप है कि डायरेक्टर NIA अपना एक्सटेंशन जो मिल गया है वो धर्म निभा रहे हैं। वो सबको, वो तो इसकी प्रक्रिया है, सीमानंद जी को हो गया, साध्वी प्रज्ञा को हो गया, अब बाकी जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे। तो आपने देखा कि दिग्विजय सिंह कह रहे कि नए डायरेक्टर एक्सटेंशन का धर्म निभा रहे हैं, और अधर्म किया था दिग्विजय और उनके पार्टी ने, बस ऑटो की ईमानदारी और धर्म निभाने का अधर्म किया था। कैसे कैसे कुतर्क लोग देते हैं, दया आती है। बख्शी जी, दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को तो बड़ा आज दुख हुआ होगा, मुझे लगता है नींद भी नहीं आएगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जैसे और बहुत लोग हैं जिनको ये दुख होता है, और उनको इसलिए दुख होता है कि वो अपने को इतना सर्वाइल और सब सर्विएंट समझते हैं, अपनी हीनता की भावना उनमें इतनी है। बेसिकली इसके कारण वो क्या करते हैं कि अपने आप को नीचा दिखा के सोचते हैं कि दूसरे उनको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो दिग्विजय सिंह साहब की जो बात है, इसको ज़्यादा तवज्जो ना दीजिए, ना ही इस पर ज़्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत है। कहा जाता है कि इनके दिमाग का ही उपज था। हो सकता है कि इनके दिमाग में ऐसी बात आई हो, पर मेरे ख्याल से मैं आपको ये एक छोटा सा एडवाइस दूंगा कि जितना हम ऐसे लोगों की बातों में आएंगे उतना अपना समय बर्बाद करेंगे। बिल्कुल, इसलिए हमने बात करनी चाहिए न्याय की, कि षड्यंत्रकारियों को सजा देने की। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अत्रे भी जुड़ गए हैं। आपके एक नेता ने, KTS तुलसी ने कहा, जो कि न्याय प्रक्रिया से आते हैं, उन्होंने कहा कि आखिर कितने दिन अंदर रखेंगे, और उसी जगह पर तुरंत एक दूसरे महासचिव आपके कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे कि यह तो होना ही था। तुलसी जी ने जो कहा, KTS तुलसी जी ने, वो जिस आधार पे कोर्ट में प्रोसिक्यूशन द्वारा तथ्य रखे गए हैं और जिस प्रकार से एक केस लड़ा जा रहा था, उस आधार पे उन्होंने बोला कि इसमें वो तथ्य सारे दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं समझ में आते? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जो बात बोली है, मैं उस पर अभी आता हूं। अभी आपने तुलसी जी का बोला, तो KTS तुलसी जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से ये अचानक ही केस को डाइवर्ट किया गया। नहीं, KTS तुलसी ने कहा कि आखिर किसी व्यक्ति को आप कितने लंबे समय तक अंदर रख सकते हैं, ये उनका शब्द है। निश्चित तौर पे, क्योंकि जो है
जब ये एनआईए ने जिस प्रकार से अपना जो है एक जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इस केस में, और उन्होंने जो है चार्जशीट फाइल करके और उसमें उन्होंने उसके दे दिया था कि इसमें इनका कोई रोल नहीं होता, अचानक उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया, तो कोर्ट तो तथ्य के आधार पर चलेगी। अचानक स्टैंड तो तब भी तय हुआ था जब आपकी सरकार ने ये जांच बदली हुई थी। अब देखिए ये इसमें क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें हमारा बोलना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो मकोका की स्पेशल ट्रायल कोर्ट थी उनके जजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था। 2-2, 3-3 बार इनकी तरफ से बेल की एप्लीकेशन लगाई गई थी, उन्होंने साफ बोल दिया था कि इनके खिलाफ बिल्कुल जो है तमाम तरह के आपराधिक इनके खिलाफ हमारे पास सबूत मौजूद है। ये जो आप बोल रहे हैं आपकी सरकार के कार्यकाल में जब ये फैब्रिकेट किया गया, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कि भगवा आतंकवाद दिखाना है, उसके बाद और उसके पहले के एजेंसियों के बयानों को पढ़िए तो आप टीवी के सामने आपका चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं तो होती, फिर उसको कोई भगवा आतंकवाद क्यों कहा गया, क्यों उसको सफरन टेररिज्म कहा गया? ये जिसने कहा ये उनका अपना विचार होगा, लेकिन हमारा ये मानना ये आपके नेताओं ने कहा, पी चिदम्बरम ने कहा। देखिए अगर कहीं ना कहीं किसी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर वो उस कपड़ों में उस वेश में अगर कुछ वो आतंक गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे तो उसमें उसी प्रकार से उसका बयान दिया जाएगा। तो आप दाढ़ी टोपी वाले आतंकवादियों को इस्लामिक आतंकवादी कहते हैं? निश्चित तौर पे देखिए हम यही कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो आतंकवादी चिदम्बरम की निंदा क्यों नहीं करते? यहाँ बैठे बैठे आपके सामने एक धर्म निभाने की अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पी चिदम्बरम ने जो कहा वो गलत था, आप उसकी निंदा करते हैं। देखिए आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आएगा, किसी भी मजहब से आए, किसी भी जाति से आए, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, वो किसी भी। और इसलिए पी चिदम्बरम ने जो कहा वो निंदनीय है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। आपने हिम्मत नहीं ऐसा कहने की, अपने नेता के खिलाफ बोलने की? मैं अपने नेता एक प्रवक्ता का पद बचाने के लिए अब आपने एक ऐसे षड्यंत्रकारी और धर्म को बदनाम करने वाले गृह मंत्री के बयान की निंदा नहीं कर सकते? देखिए मैं अपने नेता की, उन्होंने जिस समय वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे और किसी आधार पे उन्होंने बोला होगा, और मैं उस चीज के ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। वो एक जिम्मेदार नेता है और हमारी पार्टी के शीर्ष नेता है, अगर उन्होंने बोला होगा किसी आधार पर बोला होगा उस पर। और मेरा फिर बार बार यही कहना है कि धर्म का आतंकवाद से कोई लेना नहीं। धर्म को बदनाम करने का अधिकार कितने भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास है? नहीं, निश्चित तौर पे हमारा वही स्टैंड है कि आतंकवाद को आतंकवादी की दृष्टि से देखना चाहिए, उसको किसी भी धर्म से नहीं। फिर जिसने इसको भगवा आतंकवाद कहा, आप नाम लिए बगैर भी कम से कम इतना बोल दीजिए कि जिसने भी यह भगवा आतंकवाद कहा है मैं उनकी निंदा करता हूं। देखिए आतंकवादियों को अब तक इससे पहले एक ही वो लिया जाता था, परिभाषित किया जाता था कि मुस्लिम जितने भी आतंकवादी आ रहे हैं तमाम देश या देश के बाहर में कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं। इस प्रकार की भी और अन्य दलों की तरफ से बात उड़ाई गई थी। तो ये बात जो उड़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं उनका जवाब देने के लिए भी किया जाता है कि अगर मुस्लिम आतंकवादी कर रहे हैं तो भगवा वेशधारी भी हमारे। तो आपको ऐसे लोग पकड़ने थे और इसलिए आपने निरपराध लोगों को पकड़ कर उनको षड्यंत्र का हिस्सा बनाया। हमारे साथ भाजपा एमएलए हैदराबाद से टी राजा है, क्या कहेंगे टी राजा? सूरज जी प्रणाम। बोलिए। आज जो न्यायालय द्वारा जो साध्वी जी को इतनी बड़ी जो राहत दी है, जो उनकी बेल हुई है, पूरे भारत देश के हिंदुओं में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदू समाज की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है संतों की। क्योंकि जिस प्रकार से 2008 के मालेगांव में जो बम ब्लास्ट हुआ था, नाजायज साध्वी जी का जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अनेकों जो निर्दोष लोगों को जो कांग्रेस प्रशासन के समय पर जो सभी को उस ब्लास्ट में जो फंसाया गया था, आज सारी दुनिया में ये साबित हो गया है कि ये साध्वी जी के ऊपर जो केस लगाया गया था वो बिल्कुल ही झूठा है। और आने वाले समय में साध्वी जी की तो आज बेल हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में उन सारे के सारे निर्दोष लोग जेल से बाहर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और साथ ही साथ मैं उन सभी गद्दारों को, उन सभी देशद्रोही कहूंगा जो हिंदू समाज को, जो हिंदू आतंकवाद कहते हैं, मैं तो मेरी नजर में तो सभी के सभी आतंकवाद है जो हिंदू समाज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचते हैं। उन सभी लोगों को, उन सभी गद्दारों के ऊपर कार्रवाई होना है। क्योंकि हमारी साध्वी जी के 8 से 9 साल बर्बाद हो चुके हैं जेल में। 8 से 9 साल का हिसाब आज सारा हिंदू समाज, साथ में साथ पूरा भारत देश उन गद्दारों से मांगना है। ये इटली में बैठकर इस तरह का गंदा षड्यंत्र रचा गया,
और हमारे साधु संतों के ऊपर जिनको किसी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसे हमारे साधु संतों को फंसाया गया। चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, आज तुमको मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि जो तुमने कहा, जो तुम्हारे कार्यकाल में जो तुम्हारी सत्ता का जो तुमने गलत उपयोग किया था, ये तुम्हें यही जन्म में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और इससे लंबा पीरियड जेल में रहने की नौबत आएगी और पूरे परिवार के साथ आएगी, क्योंकि ये पाप इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। टीराज, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे अभियान में जब हमने पक्ष रखा, जिस दिन साध्वी जी को अरेस्ट किया गया था, तो उस समय कोई नेता, कोई दल, कोई संगठन साध्वी जी के सत्य के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हम रहे तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान के ही एक चैनल ने क्या कुछ कहा था, आपको दिखाते हैं। ये YouTube पर आज भी वीडियो उपलब्ध है। NDTV नाम के चैनल ने क्या कहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर, उन्होंने मोडासा बम धमाकों से जुड़ा हुआ एक गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि ये धमाके हुए इससे पहले ही RSS से जुड़े एक टीवी चैनल पर यह खबर दिखाई गई। तो क्या दोनों का रिश्ता है? यह है योग और मसाज की इस रिपोर्ट के नीचे की ब्रेकिंग न्यूज। सुदर्शन टीवी पर 29 सितंबर को 9:29 पर मोडासा धमाके की खबर। एक मरा 7 घायल। इस पर नजर पड़ गई सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की। पत्रकारों को तुरंत बुलाया और सुदर्शन टीवी पर आरोप लगा दिया। ये तो एक नया चैनल है, दूसरे चैनल तो आप लोग जानते हैं कि ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा सब में एफिशिएंट हैं। तो ये सबसे आगे बढ़ गए के साथ ही साथ कैसे इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में दे दिया, क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे RSS से है। सुदर्शन टीवी के मालिक के मुताबिक मोडासा में बम 9:25 पर फटा और 4 मिनट में खबर चलाना कोई बड़ी बात नहीं। सुरेश चवानके ने इस आरोप को नकार दिया, लेकिन एक आरोप को मान लिया। साफ साफ कहा कि हाँ, मैं साध्वी प्रज्ञा को जानता हूँ। हाँ हो, मेरी क्या साध्वी जी से कई करोड़ लोगों की, लाखों लोगों की पहचान हो सकती है, तो क्या उनकी पहचान होना कोई गलत है? साध्वी के विवाद में स्वामी और सुदर्शन टीवी के कूद जाने से मामला उलझा तो था, लेकिन धीरे धीरे साफ भी होने लगा कि धमाका 9:25 पर ही हुआ था। देश में ऐसे चैनलों और रिपोर्टरों की कमी नहीं जिन्हें पुलिस से पहले खबर मिल जाती है। दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। साध्वी को जानना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये कह रहे हैं ये शख्स। तो आप भी क्या जानते हैं किसी साध्वी को? अगर जानते हैं तो घबराइए मत, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बख्शी जी, कैसा कमेंट है देखिए एक एंकर का कि आप साध्वी को जानते हैं तो घबराइए नहीं। साध्वी से जानने के बाद तो भय निकल जाना चाहिए, ये तो डराने की बात कर रहे हैं। देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है। ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं ये लोग कि आप हिंदू समाज के किसी उच्च धार्मिक व्यक्ति को जानते हो या उसको पहचानते हो, तो एक किस्म से वो सोचते हैं कि आपको सब नकारेंगे। बिल्कुल। और यही अभी बात हो रही थी। तो ये जब बात हुई कि जब हिंदू की टेररिज्म की बात होती है तो कहते हिंदू टेररिज्म, पर कभी कोई टेलीविजन इस्लामिक टेररिज्म नहीं बोलता। और 99.99% जो टेररिज्म चल रही है वो चल रही है उन लोगों की जो रेडिकल इस्लामिस्ट की तरफ होते हैं। तो हम क्यों डरते हैं ये कहने में? हम किसको प्लीज करना चाहते हैं? ये सारा का सारा ये जो इतना ये स्लेव मेंटालिटी में हम पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान के 500 साल जो स्लेव रहे हैं, ये सारा उसका कारण है। और यही तो बड़ा उसको जब तक आप जैसे लोग नहीं उसको जोर लगा के निकालेंगे, हमारे दिमाग की हालत वैसी की वैसी रहेगी। बख्शी जी, इस रिपोर्ट के आधार पर मेरे अरेस्ट हो सकती थी, मुझे भी आतंकवाद में फंसाया जा सकता था, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके के पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। अब ये देखिए, अब तो क्या क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया है, धमाके के बाद हुई है। मैं मानता हूं, पर लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लोग ये देख रहे हैं, बाकी टीवी चैनल ये देख रहे हैं कि ये एक चैनल है जो हिंदू समाज में अपना नाम इतना कमा रहा है। हर एक हिंदू प्राइड फील करता है, आपका नाम हर जगह लिया जाता है, इस चैनल का नाम लिया जाता है। यही कारण है कि ये ऐसी एटीट्यूड बनता जा रहा है पार्टियों में। जो पार्टीज अंग्रेज़ों के चाट के बड़े हुए, गुलामी में बड़े हुए, अब वो अपने को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और जिसको कहते हैं कि उनको कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इंफीरियर। बिल्कुल।
भले कोई कुछ भी करे, हम अपने तथ्यों से, मुद्दों से और तत्वों से कभी नहीं हटेंगे, किसी भी बात को कहने से भी नहीं पीछे हटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है। अब क्या कहें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल 2 घंटे का स्पेशल टेलीकास्ट देख रहे हैं। 7 बजे से 9 बजे तक हम लाइव है, इसको रिपीट टेलीकास्ट में भी आप देख सकते हैं और आप अपनी प्रतिक्रिया को भी हमारे साथ लाइव में दे सकते हैं। हमारे साथ एक पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा है। हमारे साथ बख्शी जी है, प्रफुल्ल बख्शी जी रक्षा विशेषज्ञ है। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा जी की बहन उपमा सिंह जी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अत्रे जी भी, और हमारे साथ भाजपा के विधायक हैदराबाद से टी राजा सिंह जी भी है। तमाम दर्शक सोशल मीडिया के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाओं को लाइव में रख रहे हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाते हैं जो इन पूरे पिछले करीब 9 सालों में हमने आपके सामने विभिन्न समय पर दिखाए हैं। इनमें से साध्वी जी की बहन प्रतिभा सिंह जी, पिछले दिनों जब साध्वी जी को न्याय कब, यह हमने लंबी सीरीज चलाई थी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। उस सीरीज में उन्होंने कुछ दर्दनाक यादें, घटनाएं, यातनाएं टीवी कैमरे पर बयां की थी। उसमें से कुछ आपको दिखाते हैं। इन 14 दिनों में जी जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उस घटना का भी कुछ ब्यौरा आप दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं बताता हूं कि 13 तारीख तक तो उनकी स्थिति यह चलती रही कि यह प्रश्न पूछते गए। 14 तारीख को उसी एटीएस की टीम ने साध्वी जी को काला चौकी से उठा करके किसी राजदूत नाम का वहाँ होटल है, उस होटल में कमरा बुक करा करके साध्वी जी और उसके सेवक भीम भाई पसरीचा दोनों को ले गए और उस होटल में ले जा करके एक सर्कल बना करके, इंस्पेक्टरों के सर्कल बना करके इस तरह से वो फुटबॉल के जैसे एक साइड से मारे तो दूसरे साइड आए, दूसरे साइड से मारे तो तीसरे साइड जाए, इस तरह से फुटबॉल के जैसे मारा। उस मारपीट में उनके हृदय पर एक लात पड़ी जिसके कारण उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई, जिसको झिल्ली फटने के कारण बेहोश हो गई और एटीएस के सारे स्टाफ मिलकर के फिर जब वो बेहोशी अवस्था में थी तो वहाँ के शुश्रूषा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, जहां 3 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर थी। और यह बात मैं संपूर्ण प्रमाण के साथ कह रहा हूं, शुश्रूषा हॉस्पिटल के डॉक्टर का यह रिपोर्ट है कि उनको नीमोमीडिया स्टेनम हुआ है। अब नीमोमीडिया स्टेनम डॉक्टर सारे जानते हैं कि फेफड़े की झिल्ली फट जाना और उसमें हवा भर जाना, ऐसी स्थिति में 3 दिनों तक वो बेहोश रही है। वहां से चौथे दिन, अब कुछ लीगल इनकी मजबूरियां थी एटीएस की, चौथे दिन इन्होंने फिर वहां से उठा करके वजह हॉस्पिटल में एडमिट किया। वजह हॉस्पिटल में कुछ तबीयत सुधरी, वहां से उठा करके फिर से केम हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया, वहां से ले जा करके फिर से काला चौकी में। यही प्रश्न और जो उनके साथ मारपीट हुई, सामान्यतः पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि किसी भी महिला का अगर इंट्रोगेशन करना है तो वहां महिला अधिकारी चाहिए, महिला पुलिस की ऑफिसर होनी चाहिए। तो यह आप जो बता रहे ये तो सारे पुरुष थे। बिल्कुल, और पुरुष एक महिला को लात मारते थे भी जी। तो ये हाँ, वो भी सर्कल बना करके सारे पुरुष अधिकारी, क्योंकि इस तरह की बात होती थी। एक सुवर्णा सिंधे करके स्टाफ, वहां लेडी स्टाफ थी एटीएस काला चौकी में, उनको मारने के लिए कहा गया। तो अब औरत का हाथ, महिला का हाथ और मारपीट कितने हद तक उनका चल सकता है। तो जब वो मार रही थी, मारती थी वो अपनी पूरी ताकत से मारती थी, लेकिन उसकी मार को देख करके वहां के कुछ इंस्पेक्टर जो अपने को जाबाज इंस्पेक्टर मानते हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना
अपना धर्म समझा। उन्होंने अपने हाथ वो बाजू पर से कपड़े मोड़ करके और उस महिला स्टाफ को सिखाना चालू किया कि देखो मारने का तरीका कौन सा होता है। और उसके बाद उन्होंने ये परमवीर सिंह, खानविलकर और 12-13 ऐसे नाम हैं जिन्होंने पराक्रम पूर्वक महिला के ऊपर यह प्रयास किया कि देखो तुम कैसे यह स्वीकार नहीं करती हो कि मालेगांव में तुमने ब्लास्ट की है। एक उद्देश्य, एकमात्र इन लोगों का उद्देश्य था। यहाँ पर उनके शिष्य को कहा गया कि उनको मारो। जी, उनके शिष्य को कहा गया कि तुम इनको मारो। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं मार सकता, ये तो मेरे गुरु हैं। तो फिर उस शिष्य को भी उन्होंने बहुत मारा और शिष्य से भी कहा कि मारो। तो दीदी, तो अगर वो शिष्य दीदी को नहीं मार रहा था तो फिर वो उसे मार रहे थे। तो दीदी उसकी मार नहीं देख सकी, इसलिए दीदी ने कहा कि तुम मुझे मारो। तो उसने फिर मजबूरी में आके दीदी को मारा, दीदी को बेल्ट मारे। और जब मैं उनसे मिलने गई थी काला चौकी में, तो मैंने देखा था कि दीदी के इतने इतने हाथ जो थे वो काले थे। पिटाई करते थे और गर्म पानी करके उसमें नमक डाल करके बोलते थे इसमें हाथ डालो। नारियल की रस्सी देते थे कि इस रस्सी से घिसो, इस तरह करके। और उस लात जो बार बार इन लोगों ने फुटबॉल बना करके मारा, उसके कारण उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण आज 7 वर्षों से साध्वी जी अपने पैर पर स्वयं खड़ी नहीं हो पाई है। इसमें थोड़ी सी बात और विचारणीय मैं बता रहा हूं कि जो उनके स्पाइनल में भी जख्म हो गई, बिल्कुल और कमर की हड्डी टूट गई, मन के खिसक गए। और एक यूथ, यंग और वो भी डायनामिक यंग व्यक्ति की हड्डी टूटने के लिए तो बहुत बड़े टॉर्चर की जरूरत है। एक CPA BPA ट्रेंड और फिजिकल कंप्लीट फिटनेस, जो दूसरे को फिजिकल की शिक्षा दे, जो उदाहरण स्वरूप जिनका बॉडी था, उसको इस प्रकार से पीट पीट करके तोड़ दिया। उनके स्पाइन में जो तकलीफ हुई है उसका कारण ये था कि जब उनको खड़े करके मारते थे, उन्हें खड़े करके मारते थे, फिर एक और तरीका उन्होंने निकाला कि ये मार से नहीं टूट रही है, मारने के पिटाई कर करके भी ये बात नहीं कबूल रही है कि हाँ उन्हीं ने किया है ब्लास्ट। तो उन्होंने फिर गालियां देनी चालू की, माँ, पिताजी, बहन, भाई, यहाँ तक कि उनके गुरुदेव को भी उन्होंने बहुत गालियां दी जो वो नहीं सुन पाती थी। और एक बार तो उन्हें खड़ा किया कि खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। उन्होंने एक जब थक जाता था मारते मारते तो दूसरा मारने लगता था। इस तरह से सारे लोग उन्हें मारते थे और फिर बोले स्टूल पे बैठ जाओ। तो जब दीदी बैठने लगी तो एक ने स्टूल खिसका दिया और दीदी धम से नीचे गिरी, बेहोश हो गई। और इसी कारण उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई कि आज भी वो बिस्तर पे हैं। कितना दर्दनाक है, कितना दुखद है, कितना क्रूर है। बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी जी के पास चलता हूं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस देश में हिंदुस्तान में नारी की पूजा होती है ऐसा हम कहते हैं, जिस देश में भगवे की पूजा होती है ऐसा हम कहते हैं, वहां केवल राजनीतिक स्वार्थ के पूर्ति के लिए भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए एक साध्वी के साथ इतना घिनौना कृत्य किया गया। देखिए, ये घिनौना कृत्य वही कर सकता है जिसने अपनी आत्मा बेच दी हो। जब आपने अपने धर्म को इतना हीन समझते हैं, और जैसे कि आप बच्चा अपनी माँ को हीन समझता हो, तब फिर उसका जो सोचिए, उसके जो आत्मा का अंत हो गया है। और ये जो लोग हैं, ये अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जब अपने ही धार्मिक लोगों को, अपने ही धर्म को और अपनी ही आत्मा और मान सम्मान को इस तरीके से मट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि इससे नीचे कोई नहीं गिर सकता। प्रज्ञा भूषण जी है हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। आप कैसा देखती है इस पूरे मैटर को, जो आपने अभी वीडियो सुना? ये तो मानवाधिकारों का भी कितना बड़ा उल्लंघन है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये जो चार्जेस थे साध्वी प्रज्ञा जी के अगेंस्ट में, ये अगर आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखते चले आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे कहीं ना कहीं से उनको जबरदस्ती इम्प्लीकेट किया जा रहा था। एक नया टर्म निकला था उस जमाने में, सैफरन टेरर, है ना।
सैफरन टेरर से कहानी शुरू की गई, एक इस टर्म को वजूद देने के लिए, इस टर्म को बनाने के लिए ये सारी इम्प्लीकेशंस हुई और सारी स्टोरी बनाई गई। सबसे पहले मालेगांव ब्लास्ट 2008 के बाद सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा जी को अरेस्ट किया एटीएस, मुंबई एटीएस ने। बिल्कुल, उन्होंने उनके अगेंस्ट 2 चार्जेस लगाए मकोका के। बिल्कुल, हम दिखा चुके हैं। हमारा कहना है कि जो बात अभी यहाँ पर बताई गई, ये मानवाधिकारों का कितना बड़ा उल्लंघन है, इसके बावजूद कोई मानवाधिकार आयोग इनके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हुआ, जो कि आतंकवादियों के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। देखिए, जब भगवा आतंकवाद नाम की चीज को एक नया रूप दिया जा रहा था, तो मानवाधिकार वालों को तो वैसे ही शांत करवाया गया उस टाइम में, अदरवाइज वो प्रूव करना ही पॉसिबल नहीं था कि भगवा आतंकवाद एक चीज है। तो उस चीज को, इस झूठ को प्रूव करने के लिए, इस झूठ को एक स्टैंड देने के लिए ये सारी चीजें जबरदस्ती शांत कराई गई। आज जब फाइनली दिख रहा है कि जस्टिस है, न्याय मिलना चाहिए लोगों को, जब एक ऐसी सरकार आई जो सबको न्याय देने का सोच रही है, सबको न्याय देने की तरफ कदम बढ़ा रही है, तब ये सारी चीजें आगे बढ़ के आ रही हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए और एक्चुअल जो लॉ के हिसाब से सिचुएशन है, कानून के हिसाब से जो चीजें हैं वो सामने आए। और इसमें एनआईए ने खुद ही कह दिया कि भाई इनके अगेंस्ट हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जिसको ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनफैक्ट। और उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में अपील में जाने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने ये माना कि इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। एनआईए खुद ये बात कह रहा है, जिसके बेसिस पे आज साध्वी प्रज्ञा जी को बेल मिली है। हाँ बख्शी जी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो बात हो रही है टॉर्चर की, देखिए लड़ाई के दौरान जिनीवा कन्वेंशन में आर्टिकल 3 है, कॉमन टू ऑल कन्वेंशंस, और वो आर्टिकल 3 बिल्कुल क्लियरली बताता है चाहे किसी भी स्थिति में कोई भी कैदी हो, चाहे दुश्मन का हो, आपका हो, जो भी हो, उसके साथ में कैसे बर्ताव किया, इंसानियत का बर्ताव किससे किया जाएगा। और सफा लिखा है देयर विल बी नो टॉर्चर और देयर विल बी नो डिसमेंबरमेंट ऑफ द बॉडी और एनीथिंग लाइक दिस, और एवरीबडी विल बी गिवन प्रॉपर जुडिशियल गारंटीज। ये जो सारी की सारी जो आप लड़ाई के दौरान अपने दुश्मन के साथ नहीं कबूल करने के लिए, वो आप अपने ही लोगों के साथ में, जिसको कि कहते हैं जो जिनके अंदर आपकी आस्था है, जो आपके आत्मा का अंग है, उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं। आप सोच लीजिए वो संस्था कितनी गिरी हुई होगी। बिल्कुल, और ये कितना गिरा हुआ आदेश देने वाला नेता होगा जिसने पुलिस के द्वारा ये सब कुछ गैर कानूनी तरीके से कराया। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या कहें। बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या कहें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम लगातार 9 साल से जिस मुद्दे को उठाकर आए हैं, उस मुद्दे पर आज हम 2 घंटे का विशेष बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए। इस वक्त हमारे वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस शो को लाइव देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को दे रहे हैं। उन प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ पर स्क्रॉल में भी देख रहे हैं, आपके फोन को भी हम लाइव रहे, और आप अगर अपनी वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से टी राजा सिंह जुड़े हैं, जो भाजपा के विधायक है, इस साध्वी जी के आंदोलन में तमाम बार सुदर्शन के साथ जुड़े हैं। टी राजा सिंह, कैसे इस पूरे आंदोलन को करते हुए आपको राजनीतिक और मीडिया का और समाज के कुछ तबके का विरोध झेलना पड़ा? सुदर्शन जी, सुरेश जी, इस माध्यम से जैसे शुरुआत तो आपने की थी, हमने आप ही के साथ जुड़कर हमारी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी को एवं उन तमाम लोगों को जो निर्दोष है, जिनको इस केस से संबंध नहीं है, उन सभी लोगों को कांग्रेस सरकार ने इस केस में इन्वॉल्वमेंट किया था। हमने आप ही से जुड़कर हमारी साध्वी दीदी को न्याय मिले एक लड़ाई झेली थी, एक लड़ाई लड़ी थी आपके साथ जुड़कर। और जिस प्रकार से आपके चैनल को बंद करने का एवं तमाम आरोप लगाए गए
कि ये एक हिंदुवादी चैनल है, इसको किसी प्रकार से बंद करना चाहिए। और आपको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। जैसे एनडीटीवी किसका चैनल है ये सारी दुनिया को शायद पता नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो हिंदुत्व के प्रति चैनल आज जो हिंदू समाज को और देश के प्रति जो चैनल लेकर चल रहा है और प्रसारण जो कर रहा है वो सिर्फ एक ही एक चैनल है, हमारा सुदर्शन चैनल। लेकिन जो एनडीटीवी द्वारा जो हमारे चैनल को जो बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया गया था, उस सारे के सारे चैनल में विदेशी पैसा लगा हुआ है। ये मैं सारे भारत देश के नौजवानों को एवं खास करके मेरे हिंदू नौजवानों को ये बताना चाहूंगा। और हमेशा से हिंदू समाज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया ये एनडीटीवी चैनल द्वारा हमेशा से। और आज भी जैसे देख रहे हैं, आज उन सभी चैनलों को शायद ही कहीं ना कहीं शर्म आ रही होगी और तमाम चैनल में बताया जा रहा है कि हाँ साध्वी जी को बेल मिल चुकी है, अब साध्वी बाहर आएगी। यानी उस प्रकार से प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। जो साध्वी जी के ऊपर जो अत्याचार हुआ आज उस प्रकार से किसी भी चैनल में नहीं बताया जा रहा। जैसे आज सुदर्शन चैनल के माध्यम से जो साध्वी दीदी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जैसे उनके वकील के माध्यम से हो या हमारी साध्वी दीदी के जो उनके बहन के माध्यम से हो, आज सारी दुनिया देख रही है कि हमारी साध्वी दीदी के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हुआ। आज पूरी दुनिया देख रही है। जैसे आज मैंने हमारी दीदी के माध्यम से सुना कि हमारी साध्वी दीदी को किस तरह से मारा जाता था। उन तमाम पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि साध्वी के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, उन तमाम पुलिस वालों के। और खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मोदी जी एक इंक्वायरी कमीशन आप बिठाइए, उन तमाम पुलिस वालों की लिस्ट आप निकालिए जो एक भगवा हमारी साध्वी जी के ऊपर उन्होंने लात उठाए, उन्होंने हाथ उठाए, उन सारे के सारे लिस्ट आपको निकालना ही होगा। बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इस जांच को शीघ्र गति से करना चाहिए, क्योंकि बात यहाँ केवल एक व्यक्ति की नहीं है। एक भगवाधारी संस्था जो कि लाखों सालों से हिंदुस्तान को और उसकी हिंदुस्तानियत को बचाती आई है, उस ये पूरी संस्था साधु सन्यासी संतों की संस्था पर ही ये आघात था, ये हिंदू धर्म पर आघात था, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र था और इसलिए इसकी जांच होना जरूरी है। कोर्ट भी तमाम मामलों पर सो मोटो एक्शन लेता है, इस पर भी ले, ये भी हम अपील करते हैं। हमारे साथ साध्वी जी के बहन उपमा सिंह जी जुड़ी है। उपमा जी, अब इस विषय की न्याय की मांग भी लोग करने लगे हैं, एक परिवार के तौर पर आप इसको कैसा कहेगी? निश्चित रूप से साध्वी जी को छोड़ के बाकी सभी लोग इस चीज की मांग करना चाहते हैं कि जो लोग दोषी हैं उनको इस दोष की सजा मिले, ताकि वो फिर किसी और के साथ इस तरह का व्यवहार न करें। साध्वी जी सन्यासी हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने सबको क्षमा कर दिया। लेकिन हम लोग क्योंकि सामान्य मानव हैं और हमें ये लगता है कि यदि ऐसे व्यक्तियों को क्षमा किया गया तो वो भविष्य में फिर और किसी के साथ षड्यंत्र करके उसको इस तरह से मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देंगे, इस तरह से उसके परिवार को प्रताड़ित करेंगे, समाज में उसकी छवि खराब करेंगे। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए एक दोषी व्यक्ति को सजा इसीलिए दी जाती है और इन सभी दोषियों को भी निश्चित रूप से सजा मिलनी ही चाहिए। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि बार बार एक्सटेंशन मिल रहा है एनआईए के अधिकारी को, तो दिग्विजय सिंह जी चूंकि लंबे समय तक सरकार में रहे हैं और वो इसी तरह की सरकार चलाई है कि उन्होंने जांच एजेंसियों का और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, लोगों को षड्यंत्र में फंसाने के लिए और लोगों को किसी भी तरह से बदनाम करने का काम उनकी सरकार ने किया है। इसलिए उन्हें लगता है कि बाकी आने वाली सरकारें भी इसी तरह का क्रियाकलाप करती हैं। मैंने दिग्विजय सिंह को अभी एक इंटरव्यू में पूछा था कि आप मुख्यमंत्री थे तब साध्वी जी अपने पारिवारिक जीवन में जब संन्यास नहीं लिया था तब स्टूडेंट लीडर के तौर पर आपके खिलाफ आंदोलन करती थी, क्या उसका बदला लिया है? तो उन्होंने वैसे तो नकारा, लेकिन उत्तर मध्य प्रदेश में यही कहा जाता है। शुरू से ये व्यक्ति साध्वी जी के विरोध में रहा है और चूंकि साध्वी जी न्याय की लड़ाई लड़ती रही हैं, तो एक समय जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय लाहौर में कॉलेज के लिए आंदोलन उन्होंने किया था। वहाँ पर कॉलेज नहीं था, विद्यार्थियों को दूसरी जगह जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, प्राइवेट पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो वहाँ पर कॉलेज की मांग के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तब से साध्वी जी उस व्यक्ति की नजर में चढ़ी हुई और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सुनील जी जोशी के हत्याकांड को लेकर के पूरा षड्यंत्र रचने का काम दिग्विजय सिंह का था। बिल्कुल, और इसलिए
दिग्विजय सिंह की भी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह का क्या हाथ है इस पूरे मैटर में, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के बाद भी अगर दिग्विजय सिंह इस पर राजनीतिक बयान दे रहे हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। आपने उनकी बहन की बातों को सुना, खास करके जो हमने वीडियो दिखाया कि कितनी यातनाएं दी गई, ये यातनाओं का वर्णन सुनने के बाद एक व्यक्ति के तौर पर, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर छोड़े, एक व्यक्ति के तौर पर कुछ तो दर्द दुख हुआ होगा आपको। निश्चित तौर पे सुरेश जी, जो ये अभी बातें सामने आई हैं, ये वाकई ही एक, चाहे मैं एक व्यक्तिगत तौर पे बोलूं या एक कांग्रेस के तौर पे, पार्टी की तरफ से, उनके तरफ से बोलना चाहूँगा, तो वाकई में किसी भी इंसान के साथ इस तरह का अगर एक प्रताड़ना मिली है तो वो है। और हम भी मांग करेंगे कि वर्तमान की सरकार, देखिए 2014 से, अक्टूबर 2014 से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस प्रकार से अभी तमाम लोग अभी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 2.5 सालों से भाजपा की सरकार वहां चल रही है, और क्यों नहीं अब तक उन्होंने इस पर कार्रवाई की गई है? किस दबाव में आखिर थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ खेल हुआ होगा। अगर ऐसा था कि इतना गंदा खेला था, आप लोगों का षड्यंत्र ही इतना गहरा था कि केंद्र में राज्य की सरकारें भी क्या करती, न्याय प्रक्रिया में इतना फंसा के रख दिया था। नहीं देखिए, ये तो आप बात घुमाने वाली बात कर रहे हैं। कोई भी आप या तो इसमें कहीं ना कहीं न्यायिक एजेंसीज के ऊपर आप या तो उंगली उठा रहे हैं, या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर उंगली उठा रहे हैं, या सरकार। साहू, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, निश्चित रूप से पूरा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जिस विषय को जबरन एक झूठ को सत्यापित करने के लिए गृह मंत्री से लेके उनके पूरी फौज लग जाती है, और तमाम एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करके इस केस को जानबूझ करके साध्वी प्रज्ञा जैसे निर्दोष लोगों को ला करके खड़ा कर देते हैं, और साथ ही पूरे भारत के हिंदुओं को कहा जाता है हिंदुत्व का जो है आतंकवाद शुरू हो गया। भगवा आतंकवाद ये की भगवा बात की जाती है, और आतंकवाद इसलिए जो इस शुरू किया, विषय की जांच होनी चाहिए, और इस जांच को तुरंत करना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या करें। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करें साध्वी प्रज्ञा जी के गुनहगारों को सजा कब, आखिर इस अन्याय के षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उन षड्यंत्रकारियों पर कार्रवाई कब, और इसके लिए सरकार जल्दी से जल्दी किसी समिति की जांच की या कोर्ट की गठन करके इसको जल्दी से जल्दी लोगों के सामने सत्य को लाए। आखिर 9 साल, किसी एक युवा व्यक्ति के जीवन के 9 साल कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और खास करके वो व्यक्ति जो समाज, राष्ट्र, धर्म को कुछ देना चाहता हो, तो उसके जीवन के 9 सालों से जेल में उसको बंद करने से जो राष्ट्र धर्म का नुकसान हुआ, कितने ऐसे इनके अनुयायी बनते, कितने लोग शराब छोड़ते, कितने लोग अच्छे सच्चे रास्ते पर आते, उन लोगों का भी जीवन नहीं बदल पाया। उसके भी गुनहगार वो षड्यंत्रकारी है जिन्होंने इनको अंदर डालने का प्रयास किया। हम आपके सामने कुछ कारण दिखाते, देखिए कारण आपके स्क्रीन पर। साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी और उन्हें सलाखों के पीछे करने के पीछे हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने की तत्कालीन यूपीए सरकार की साजिश थी। राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोगों और संगठनों को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का देश में संदेश देने की साजिश। राजनीतिक विरोधी बीजेपी के वैचारिक वजूद पर सवालिया निशान देने की कोशिश से राजनीतिक चुनौती को ही हाशिए पर लाने की साजिश। गुजरात में तत्कालीन सीएम मोदी के बढ़ते कद के दिल्ली तक पहुंचने को लगाम लगाने के लिए साजिश। ये तमाम प्रकार की कारणों के साथ हम परिणाम भी देखते हैं कि परिणाम क्या होगी। देखिए, मालेगांव बम धमाका, अजमेर धमाका, समझौता एक्सप्रेस धमाके में साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद, कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी और आरएसएस के प्रचारक
इंद्रेश को इस साजिश में शामिल किए जाने का ताना बाना बुना गया। इशरत जहां और सोहराबुद्दीन मुठभेड़ को फर्जी मुठभेड़ बता तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को घेरने की रणनीति बनाई गई। 26/11 के मुंबई हमले में कलावा पहने आतंकियों की चाल को संघ प्रायोजित हमले का रंग देने की साजिश। ये तमाम और भी परिणाम हमने अपने भेजे हुए स्थिति कारण परिणाम उपाय को हम अपने स्क्रीन पर दिखाते ही रहे, लेकिन पूरे विस्तार से आप हमारे तमाम जो सोशल मीडिया के हैंडल है, हमारी जो ना एकदम तकनीकी तौर पर हिंदुस्तान का सबसे नया नवेला सुदर्शन न्यूज़ नाम से जो न्यूज़ पोर्टल है, इस पर भी देख सकते हैं आपके प्रतिक्रियाओं के साथ। हमारे पास और भी वीडियो, लेकिन साध्वी जी के भाई क्या कहते हैं इस मौके पर सुनते हैं। खुशी तो है, लेकिन उन्हें 10 साल के बाद जो एक 10 साल का कार्य जो समय हो गया है, उसके बाद उन्हें जो आज जो फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है उससे खुशी है, लेकिन उनका स्वास्थ्य और उनका शरीर जो बिगड़ गया है बहुत प्रताड़ना सहने के बाद एटीएस के द्वारा, वो उसका बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं तो उनके पास रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि उनको उठाने बैठाने लाने ले जाने के लिए भी 2 व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है। खुशी है, लेकिन जो इतना समय हो गया है न्याय प्रक्रिया में, उससे दुखी हूँ। अभी वो तो संत लोग हैं, उनका निवास तो कोई एक स्थान तो है नहीं। अब वो जब कस्टडी से बाहर आएंगी तो वो अपने हिसाब से जहाँ उनका भजन पूजन का कार्यक्रम बनेगा वहाँ जाएंगी। हम आपको एक पत्र दिखाते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी ने एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति के लिए। क्या कहा था उसमें, देखिए। मैं साध्वी प्रज्ञा चंद्रपाल सिंह ठाकुर, उम्र 48 साल, पेशा कुछ नहीं, 7 गंगा सागर अपार्टमेंट, कटोदरा, सूरत, गुजरात राज्य की निवासी हूँ, जबकि मैं मूलतः मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। सूरत में सुबह के कोई 10 बजे मेरी सावंत से मुलाकात हुई, जो एलएमएल बाइक की खोज करते हुए पहले से ही सूरत में थे। सावंत से मैंने पूछा कि मेरी बाइक के साथ क्या हुआ और उस बाइक के बारे में आप पड़ताल क्यों कर रहे हैं। श्रीमान सावंत ने मुझे बताया कि पिछले सप्ताह सितंबर में मालेगांव में जो विस्फोट हुआ है उसमें वही बाइक इस्तेमाल की गई है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी। मेरी बाइक का इस्तेमाल मालेगांव धमाकों में किया गया है। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने सावंत को कहा कि आप जिस एलएमएल फ्रीडम बाइक की बात कर रहे हैं उसका रंग और नंबर वही है जिसे मैंने कुछ साल पहले बेच दिया था और आरटीओ के तहत जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करके बाइक की लेन देन पूरी कर दी थी। ये जो पत्र की कहानी कॉल करने तक जाती है, तो साध्वी जी जबलपुर में अपने आश्रम में थी और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने और एटीएस पुलिस ने ये कहा कि आप सूरत आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। ईमानदारी के साथ साध्वी प्रज्ञा वहां सूरत पहुंच गई। उसके बाद उनको 10 तारीख को जो उठाया गया, तो 24 तारीख तक 14 दिनों तक पुलिस ने कहाँ रखा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। आज तक भी पुलिस ने न्यायालय को ये दी नहीं और न्यायालय ने सख्ती के साथ इस मानवीय अधिकारों के उल्लंघन की जानकारी को सख्ती से पुलिस के पास से निकाला नहीं। इन दिनों में उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके फेफड़े की कुछ जगह पर फेफड़ा भी फट गया और उसके कारण उनको एक निजी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अगर पुलिस ने उनको कुछ नहीं किया था तो उनको फेफड़े के इलाज के लिए निजी अस्पताल में एडमिट करने की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसका जवाब ना कोर्ट ने मांगा ना देश ने मांगा। मीडिया तो इस विषय पर चुप ही है। और फिर जो अत्याचार उन 14 दिनों में हुए और आने वाले फिर बाकी समय में जो होते रहे, उसके ऊपर भी साध्वी प्रज्ञा जी ने उस पत्र में जो उल्लेख किया है, क्या कहती है, देखिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे तौर पर मुझे 10/10/2008 को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई में पूछताछ के लिए ले जाने के बाबत मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। जबकि मैं चाहती तो मैं सावंत को अपने आश्रम में ही आकर पूछताछ करने के लिए मजबूर कर सकती थी।
क्योंकि एक नागरिक के नाते ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैंने सावंत पर विश्वास किया और उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने कुछ नहीं छिपाया। मुझे सीधे काला चौकी स्थित एसटीएफ के ऑफिस ले जाया गया था। इसके बाद अगले 2 दिनों तक एसटीएफ की टीम मुझसे पूछताछ करती रही। उनके सारे सवाल 29/9/2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मैं उनके सवाल का सही और सीधा जवाब दे रही थी। अक्टूबर को एसटीएफ ने अपनी पूछताछ का रास्ता बदल दिया। अब उसने उग्र होकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरे शिष्य भीमा भाई से पूछताछ की। वह मुझसे बेल्ट और डंडे से मेरी हथेलियों, माथे और तलुओं पर प्रहार करे। ऐसा करने से मना किया तो एसटीएफ ने पहले उसकी मारपिटाई की। आखिरकार वो एसटीएफ के कहने पर मेरे ऊपर प्रहार करने लगा और कोई शिष्य अपने गुरु को चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए प्रहार करते वक्त वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि मुझे कोई चोट ना लगे। इसके बाद खानविलकर ने उसको किनारे धकेल दिया और बेल्ट से खुद मेरे हाथों, हथेलियों, पैरों, तलुओं पर प्रहार करने लगा। मेरे शरीर के हिस्सों में अभी भी सूजन है। 13 तारीख तक मेरे साथ सुबह, दोपहर और रात में भी मारपीट की गई। 2 बार ऐसा हुआ कि भोर में 4 बजे मुझे जगाकर मालेगांव विस्फोट के बारे में मुझसे पूछताछ की गई। भोर में पूछताछ के दौरान एक मूंछ वाले आदमी ने मेरे साथ मारपीट की, जिसे मैं अभी भी पहचान सकती हूँ। इस दौरान एसटीएफ के लोगों ने मेरे साथ बातचीत में बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे इतना परेशान किया गया कि मुझे लगा कि मेरे सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। यह पत्र काफी लंबा भी है, लेकिन इसका एक और अंश आपको सुनाते हैं। एसटीएफ की इस प्रताड़ना के बाद मेरे पेट और किडनी में दर्द शुरू हो गया। मुझे भूख लगनी बंद हो गई। मेरी हालत बिगड़ रही थी। इसके बाद 23/10/2008 को सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन 24/10/2008 को मुझे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नासिक की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां मुझे 3/11/2008 तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश हुआ। 24 तारीख तक मुझे वकील तो छोड़िए, अपने परिवार वालों से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे बिना कानूनी रूप से गिरफ्तार किए 28/10/2008 के पहले ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया गया। इसके बाद 1/11/2008 को दूसरा पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। इसी के साथ मेरा नार्को टेस्ट भी गिरफ्तारी के पहले ही किया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सीधे तौर पर मुझे 10/10/2008 को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुंबई में पूछताछ के लिए ले जाने के बाबत मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। जबकि मैं चाहती तो मैं सावंत को अपने आश्रम में ही आकर पूछताछ करने के लिए मजबूर कर सकती थी, क्योंकि एक नागरिक के नाते ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैंने सावंत पर विश्वास किया और उनके साथ बातचीत के दौरान मैंने कुछ नहीं छिपाया। मुझे सीधे काला चौकी स्थित एसटीएफ के ऑफिस ले जाया गया था। इसके बाद अगले 2 दिनों तक एसटीएफ की टीम मुझसे पूछताछ करती रही। उनके सारे सवाल 29/9/2008 को मालेगांव में हुए विस्फोट के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मैं उनके सवाल का सही और सीधा जवाब दे रही थी। अक्टूबर को एसटीएफ ने अपनी पूछताछ का रास्ता बदल दिया। अब उसने उग्र होकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मेरे शिष्य भीमा भाई से पूछताछ की।
वह मुझसे बेल्ट और डंडे से मेरी हथेलियों, माथे और तलुओं पर प्रहार करे। ये दुखद ये वर्णन और भी है। राष्ट्रपति को यह पत्र जब पहुंचा उसके बाद लोगों में इसका दूसरा पहलू पता चला। तब तक तो तमाम मीडिया ने और तमाम लोगों ने साध्वी को एक विलन के तौर पर लोगों के सामने रखा था। इसी दर्द को साध्वी जी की बहन जो हमारे साथ पिछले दिनों स्टूडियो में आई थी, उन्होंने क्या कहा था आपको दोबारा दिखाते हैं। इन 14 दिनों में जी जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उस घटना का भी कुछ ब्यौरा आप दे पाएंगे? बिल्कुल, मैं बताता हूं कि 13 तारीख तक तो उनकी स्थिति यह चलती रही कि यह प्रश्न पूछते गए। 14 तारीख को उसी एटीएस की टीम ने साध्वी जी को काला चौकी से उठा करके किसी राजदूत नाम का वहाँ होटल है, उस होटल में कमरा बुक करा करके साध्वी जी और उसके सेवक भीम भाई पसरीचा दोनों को ले गए और उस होटल में ले जा करके एक सर्कल बना करके, इंस्पेक्टरों के सर्कल बना करके इस तरह से वो फुटबॉल के जैसे एक साइड से मारे तो दूसरे साइड आए, दूसरे साइड से मारे तो तीसरे साइड जाए, इस तरह से फुटबॉल के जैसे मारा। उस मारपीट में उनके हृदय पर एक लात पड़ी जिसके कारण उनके फेफड़े की झिल्ली फट गई, जिसको झिल्ली फटने के कारण बेहोश हो गई और एटीएस के सारे स्टाफ मिलकर के फिर जब वो बेहोशी अवस्था में थी तो वहाँ के शुश्रूषा हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, जहाँ 3 दिनों तक वो वेंटिलेटर पर थी। और यह बात मैं संपूर्ण प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, शुश्रूषा हॉस्पिटल के डॉक्टर का यह रिपोर्ट है कि उनको नीमोमीडिया स्टेनम हुआ है। अब नीमोमीडिया स्टेनम डॉक्टर सारे जानते हैं कि फेफड़े की झिल्ली फट जाना और उसमें हवा भर जाना, ऐसी स्थिति में 3 दिनों तक वो बेहोश रही है। वहां से चौथे दिन, अब कुछ लीगल इनकी मजबूरियां थी एटीएस की, चौथे दिन इन्होंने फिर वहां से उठा करके वजह हॉस्पिटल में एडमिट किया। वजह हॉस्पिटल में कुछ तबीयत सुधरी, वहां से उठा करके फिर से केम हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया, वहां से ले जा करके फिर से काला चौकी में यही प्रश्न। और जो उनके साथ मारपीट हुई, सामान्यतः पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि किसी भी महिला का अगर इंट्रोगेशन करना है तो वहां महिला अधिकारी चाहिए, महिला पुलिस की ऑफिसर होनी चाहिए। तो ये आप जो बता रहे ये तो सारे पुरुष थे। बिल्कुल, और पुरुष एक महिला को लात मारते थे भी जी। तो ये हाँ, वो भी सर्कल बना करके सारे पुरुष अधिकारी, क्योंकि इस तरह की बात होती थी। एक सुवर्णा सिंधे करके स्टाफ, वहां लेडी स्टाफ थी एटीएस काला चौकी में, उनको मारने के लिए कहा गया। तो अब औरत का हाथ, महिला का हाथ और मारपीट कितने हद तक उनका चल सकता है। तो जब वो मार रही थी, मारती थी, वो अपनी पूरी ताकत से मारती थी, लेकिन उसकी मार को देख करके वहां के कुछ इंस्पेक्टर जो अपने को जाबाज इंस्पेक्टर मानते हैं, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना अपना धर्म समझा, उन्होंने अपने हाथ वो बाजू पर से कपड़े मोड़ करके और उस महिला स्टाफ को सिखाना चालू किया कि देखो मारने का तरीका कौन सा होता है। और उसके बाद उन्होंने ये परमवीर सिंह, खानविलकर और 12-13 ऐसे नाम हैं जिन्होंने पराक्रम पूर्वक महिला के ऊपर यह प्रयास किया कि देखो तुम कैसे यह स्वीकार नहीं करती हो कि मालेगांव में तुमने ब्लास्ट की है। एक उद्देश्य, एकमात्र इन लोगों का उद्देश्य था। यहाँ पर उनके शिष्य को कहा गया कि उनको मारो। जी, उनके शिष्य को कहा गया कि तुम इनको मारो। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं मार सकता, ये तो मेरे गुरु हैं। तो फिर उस शिष्य को भी उन्होंने बहुत मारा और शिष्य से भी कहा कि मारो। तो दीदी, तो अगर वो शिष्य दीदी को नहीं मार रहा था तो फिर वो उसे मार रहे थे। तो दीदी उसकी मार नहीं देख सकी, इसलिए दीदी ने कहा कि तुम मुझे मारो। तो उसने फिर मजबूरी में आके दीदी को मारा, दीदी को बेल्ट मारे। और जब मैं उनसे मिलने गई थी काला चौकी में, तो मैंने देखा था कि दीदी के इतने हाथ जो थे वो काले थे।
पिटाई करते थे और गर्म पानी करके उसमें नमक डाल करके बोलते थे इसमें हाथ डालो। नारियल की रस्सी देते थे कि इस रस्सी से घिसो, इस तरह करके। और उस लात जो बार बार इन लोगों ने फुटबॉल बना करके मारा, उसके कारण उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण आज 7 वर्षों से साध्वी जी अपने पैर पर स्वयं खड़ी नहीं हो पाई है। इसमें थोड़ी सी बात और विचारणीय मैं बता रहा हूं नहीं, जो उनके स्पाइनल में भी जख्म हो गई, बिल्कुल और बिल्कुल कमर की हड्डी टूट गई, मन के खिसक गए। और एक यूथ यंग एरोबोडायनामिक यंग व्यक्ति की हड्डी टूटने के लिए तो बहुत बड़े टॉर्चर की जरूरत है। एक CPA BPA ट्रेंड हाँ। और फिजिकल कंप्लीट फिटनेस, जो दूसरे को फिजिकल की शिक्षा दे, जो उदाहरण स्वरूप जिनका बॉडी था, उसको इस प्रकार से पीट पीट करके तोड़ दिया। उनके स्पाइन में जो तकलीफ हुई है उसका कारण ये था कि जब उनको खड़े करके मारते थे, उन्हें खड़े करके मारते थे, फिर एक और तरीका उन्होंने निकाला कि ये मार से नहीं टूट रही है, मारने के पिटाई कर करके भी ये बात नहीं कबूल रही है कि हाँ उन्हीं ने किया है ब्लास्ट। तो उन्होंने फिर गालियां देनी चालू की, माँ, पिताजी, बहन, भाई, यहाँ तक कि उनके गुरुदेव को भी उन्होंने बहुत गालियां दी जो वो नहीं सुन पाती थी। और एक बार तो उन्हें खड़ा किया कि खड़ी हो जाओ, वो खड़ी हो गई। उन्होंने एक जब थक जाता था मारते मारते तो दूसरा मारने लगता था। इस तरह से सारे लोग उन्हें मारते थे और फिर बोले स्टूल पे बैठ जाओ। तो जब दीदी बैठने लगी तो एक ने स्टूल खिसका दिया और दीदी धम से नीचे गिरी, बेहोश हो गई। और इसी कारण उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो गई कि आज भी वो बिस्तर पे हैं। ये हिंदुस्तान के एक साध्वी के साथ किया गया पाप है। ये टॉर्चर नहीं, ये महापाप है। एक महिला के साथ, वो भी हिंदुस्तानी पुलिस कहे जाने वाली सिस्टम के साथ, और वो भी भ्रष्ट नेताओं के, देशद्रोही, धर्मद्रोही नेताओं के आदेश के कारण किया गया। और कारण मात्र एक था, वो था भगवा आतंकवाद को स्थापित करना। इसलिए झूठ का षड्यंत्र रचा गया और उसमें साध्वी के जीवन को स्वाहा किया गया। इतने युवा साध्वी के 9 साल गए हैं। अब तो रीढ़ की हड्डी से लेकर तमाम चीजें ऐसी हो गई है कि पता नहीं साध्वी जी कब ठीक होगी। कैंसर भी हुआ है, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसे उनके घर के लोग बताते हैं जेल के अंदर यातनाओं के कारण कि जो उनको बीमारी नहीं हुई हो। ऐसे में बाहर आना ही पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई होनी जरूरी है। इस पूरे अभियान में सुदर्शन पहले मिनट से उनके साथ था और इसलिए कुछ चैनल वालों ने हमारे खिलाफ भी षड्यंत्र किया। एक क्लिप जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, दोबारा दिखाता हूं। NDTV ने एक खबर लगाई थी एक फर्जी बाबा को लेकर। देखिए, यह अग्निवेश आपको पता होगा, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर, उन्होंने मोडासा बम धमाकों से जुड़ा हुआ एक गंभीर आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि ये धमाके हुए इससे पहले ही RSS से जुड़े एक टीवी चैनल पर यह खबर दिखाई गई। तो क्या दोनों का रिश्ता है? यह है योग और मसाज की इस रिपोर्ट के नीचे की ब्रेकिंग न्यूज। सुदर्शन टीवी पर 29 सितंबर को 9:29 पर मोडासा धमाके की खबर। एक मरा 7 घायल। इस पर नजर पड़ गई सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश की। पत्रकारों को तुरंत बुलाया और सुदर्शन टीवी पर आरोप लगा दिया। ये तो एक नया चैनल है, दूसरे चैनल तो आप लोग जानते हैं कि ज्यादा फास्ट हैं, ज्यादा सब में एफिशिएंट हैं। तो ये सबसे आगे बढ़ गए कि साथ ही साथ कैसे इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज में दे दिया, क्योंकि उसका संबंध सीधे सीधे RSS से है। सुदर्शन टीवी के मालिक के मुताबिक मोडासा में बम 9:25 पर फटा और 4 मिनट में खबर चलाना कोई बड़ी बात नहीं। सुरेश चवानके ने इस आरोप को नकार दिया, लेकिन एक आरोप को मान लिया। साफ साफ कहा कि हाँ, मैं साध्वी प्रज्ञा को जानता हूँ। हाँ हो, मेरी क्या साध्वी जी से कई करोड़ लोगों की, लाखों लोगों की पहचान हो सकती है, तो क्या उनकी पहचान होना कोई गलत है? साध्वी के विवाद में स्वामी और सुदर्शन टीवी के कूद जाने से मामला उलझा तो था, लेकिन धीरे धीरे साफ भी होने लगा कि धमाका 9:25 पर ही हुआ था। देश में ऐसे चैनलों और रिपोर्टरों की कमी नहीं जिन्हें पुलिस से पहले खबर मिल जाती है। दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। साध्वी को जानना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये कह रहे हैं ये शख्स। तो आप भी क्या जानते हैं किसी साध्वी को? अगर जानते हैं तो घबराइए मत, कोई बुरी बात नहीं है इसमें।
ये बुरी बात नहीं ली, हमारे लिए तो स्वाभिमान की बात है। और इसलिए हम ऐसे परिचय को तब भी बताते रहे जब इनके खिलाफ बड़ा से बड़ा षड्यंत्र हुआ, और आज भी बता रहे, और न्याय की लड़ाई के लिए अंतिम क्षण तक साथ भी देंगे। हमारे साथ उपमा जी। उपमा जी, कार्यक्रम के आखिर में आपकी अंतिम प्रतिक्रिया 10 सेकंड में। उपमा जी, शायद उपमा जी से संपर्क टूट गए। हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी है जो वकील है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपसे 10 सेकंड में जानना चाहूंगा कि अभी कितने दिनों में साध्वी जी बाहर आएगी और क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा? देखिए, साध्वी जी को 5 लाख के श्योरिटी बॉन्ड पे बेल मिली है। तो अब कल, क्योंकि आज का दिन तो निकल चुका है, कल ट्रायल कोर्ट के सामने ये बेल ऑर्डर लेके जाया जाएगा, जहां पे साध्वी जी को अपना श्योरिटी बॉन्ड प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि हाँ, ये 5 लाख का जो श्योरिटी बॉन्ड है सही है और इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट जो है रिलीज ऑर्डर्स, रिलीज वारंट इशू करेगा सुप्रिटेंडेंट जेल के नाम पे। और क्योंकि जेल भोपाल में सिचुएटेड है, तो जो ऑर्डर्स होंगे, रिलीज वारंट होंगे, वो थ्रू कोर्ट डाक ही जाएंगे। मतलब दस्ती या बाय हैंड नहीं जा सकते, तो कोर्ट की डाक के थ्रू ही सुप्रिटेंडेंट जेल के पास जाएंगे। और जब वो वहां पहुंच जाएंगे तब साध्वी जी को वहां से रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि कम से कम नहीं तो परसों का टाइम लगेगा। अगर बहुत फास्ट किया गया तो परसों तक रिलीज होंगे, और उसके बाद 1-2 दिन, 4-5 दिन, 3 से 4 दिन लग सकते हैं। बख्शी जी, कार्यक्रम के आखिर में मैं ये सारी की सारी जो घटना है, पहले तो इतना हमें पता ही नहीं था डिटेल में कि ये भी हो सकता है। मैं तो ये सोच रहा था कि ये डेमोक्रेटिक इंडिया की बात हो रही है या किसी फासिस्ट कंट्री की बात हो रही है। वो भी मेरे को तो अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सारा जो बताया जा रहा है ये सच हुआ कि नहीं। बख्शी जी, आप जैसे इतने टीवी पे जाने वाले व्यक्ति तक भी ये बात ना पहुंचे, ऐसी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान का एक भी मीडिया इस दुख को, इस दर्द को, इस षड्यंत्र को नहीं दिखा रहा था, कहीं पर भी आने नहीं दिया जा रहा था। और इसीलिए हमने एक लंबी सीरीज चला, और आज जो हमने आपके सामने दुख, दर्द और पूरा रखा है, ये केवल 5% रख पाए क्योंकि समय की कमी थी। हम आने वाले दिनों में उन सब चीजों को साध्वी जी के मुंह से भी हिंदुस्तान के सामने रखेंगे, और हिंदुस्तान का पहला इंटरव्यू रिलीज होने के बाद साध्वी जी सुदर्शन पर देगी, ऐसा भी उन्होंने कहा है, वो भी हम आपके सामने लाएंगे। और इसलिए साध्वी जी जब जिस दिन बाहर आएगी उस दिन मैं खुद भोपाल जाऊंगा। मैं 10-10 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा साहू और कांग्रेस के प्रवक्ता की। निश्चित रूप से सुदर्शन टीवी को मैं तो बधाई देता हूं कि आपने शुरू से इस लड़ाई को एक अपना जंबाजी के साथ लड़ते रहे। चाहे बड़े बड़े कांग्रेसी षड्यंत्रकारी आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहे, लेकिन आप हार नहीं माने। और निश्चित रूप से यही है कि सच्चाई की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है। कांग्रेस, देखिए सुरेश जी, मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगा, पर मैं भी आपको इस विषय पे कहीं ना कहीं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने उनके परिजनों की जो एक ये व्यथा सुनाई है, और हम भी कहेंगे कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम आपने कार्यक्रम के आखिर में पक्ष लिया, धन्यवाद। हमने ये सारा मुद्दा आपके सामने उठाया। टी राजा भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद, उपमा जी का भी धन्यवाद, और तमाम लोगों ने 2 घंटे तक रिकॉर्ड ब्रेक लाइव इस वक्त हमारे वेबसाइट और फेसबुक पर चल रहा है। लाखों लोग एक साथ देख रहे, देश विदेश से तमाम SMS आ रहे। आज बिंदास बोल का दिन नहीं था, लेकिन मैंने आज विशेष बिंदास बोल इसलिए किया क्योंकि मैं शुक्रवार तक का वेट नहीं करना चाह रहा था। मैं आज के दिन ही ये बात कहना चाह रहा था कि साध्वी जी के गुनाहगारों को भी सजा मिलनी चाहिए। आज के लिए इतना है। जय हिंद। शरीर बर्बाद हो गया, कष्ट इतना मिला, चलना फिरना बंद है, अब क्या कहें।